सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती क्या है, और इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के होने की कौन-कौन सी वजूहात हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया में एक उभरता हुआ एक बहुत ही बड़ा मसला है, और इस मसले पर अगर काबू ना पाया गया तो आने वाले वक्त में एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक सिर्फ 10 मिलियन लोगों की जो डेथ है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से होगी। WHO के मुताबिक 2019 में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक अंदाजे के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है अराउंड अबाउट 1.27 मिलियन पीपल जो है वो सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जिनकी डेथ हुई है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उनकी डेथ का सबब बना है। 1.27 मिलियन पीपल की डेथ का सबब सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना है 2019 में। एक और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में अराउंड अबाउट 60,000 पीपल जो है उनकी डेथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई है। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की थर्ड वो कंट्री है जो एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा यूज़ करती है, मतलब एंटीबायोटिक्स कंज्यूमर कंट्रीज़ में से टॉप थर्ड कंट्री में पाकिस्तान का नंबर आता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंटी माइक्रोबियल्स क्या चीज़ होती है। एंटी माइक्रोबियल्स होता क्या है? एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या है? एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? अगर हमें एंटी माइक्रोबियल का मतलब समझ आ जाएगा तो हमारे लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं। एंटी माइक्रोबियल वो मेडिसिन्स हैं जो डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी फंगल मेडिसिन्स हो गई। डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी वायरल मेडिसिन्स हो गई, इसी तरह जो है एंटी फंगल मेडिसिन्स हो गई, तो ये सारी एज़ अ होल कहलाएँगी एंटी माइक्रोबियल्स। अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब आती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है कि एंटी माइक्रोबियल जो मेडिसिन्स होती हैं वो इंसान की बॉडी में, अगर डिजीज़ इंसान की बॉडी में है तो इंसान की बॉडी में, अगर जानवर की बॉडी में कोई डिजीज़ है तो जानवर की बॉडी में, अगर प्लांट्स की बॉडी में कोई डिजीज़ है तो प्लांट्स की बॉडी में, वो जो मेडिसिन है वो जाके अपना काम नहीं करती, वो असर नहीं करती उसकी बॉडी में जाके, वो लेते तो हैं लेकिन वो असर नहीं करती। वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होती है किसी भी जानदार की बॉडी में जब बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स और फंजाई या वायरसेस जो हैं वो इस मेडिसिन्स के लेने के बाद भी ज़िंदा रह पाते हैं उसकी बॉडी में। किसी भी जानदार की बॉडी में बैक्टीरिया पर, फंजाई पर या वायरस पर असर नहीं करते। वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब अकर होती है किसी भी जानदार की बॉडी में जब पैरासाइट्स, वायरसेस एंड बैक्टीरियाज जो हैं वो एंटीमाइक्रोबियल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का ये मतलब है जब वो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स लेते हैं, जो जानदार जिसकी बॉडी में डिजीज़ डिटेक्ट हुई है, अगर वो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन लेगा भी तो तब भी जाकर वो मेडिसिन बैक्टीरिया पे, पैरासाइट पे या फंजाई पे जो है वो असर नहीं करती। इससे होता क्या है कि ये जो मेडिसिन है ये इनइफेक्टिव बन जाती हैं। इनइफेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि वो जाकर असर नहीं करती, जानदार की बॉडी पे जाकर असर नहीं करती। यानी अगर किसी जानदार को कोई डिज़ीज़ है तो वो जब वो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन लेगा, तो वो मेडिसिन उसकी बॉडी पे जाके असर नहीं करेगी। अगर उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का वो शिकार है वो जानदार, तो उसकी बॉडी में पैरासाइट्स पे, बैक्टीरियाज़ पे और वायरसेस पे वो मेडिसिन जाके असर नहीं करती। जिसकी वजह से जो वो बीमारी या इलनेस या जो उसका ट्रीटमेंट है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे लिए रिस्क बढ़ा देता है और बीमारियों के फैलाव का, और आखिरकार ये जानदार की मौत का सबब बनता है। अब बात करते हैं कि इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं, मतलब किस वजह से हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है, ये क्यों होती है हमारी बॉडी में। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों होती है। तो चले मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ मेन जो फैक्टर्स हैं मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों होती है। सबसे पहला फैक्टर जो इसका ये है कि लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, मतलब लोगों को साफ पानी की एक्सेस नहीं है वहाँ पे, मतलब लोगों को जो है वो साफ पानी मुयस्सर नहीं है। अगर लोगों को साफ पानी मुयस्सर नहीं है तो वो बेशक जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स ले लें, जितनी मर्जी वो मेडिसिन ले लें, उसका असर नहीं होगा उनकी बॉडी में।
वो अगर गंदा पानी भी पीते रहेंगे और मेडिसिन्स भी लेते रहेंगे तो उनकी बॉडी में वो मेडिसिन जाके काम नहीं करेगी। और गंदा पानी पीने की वजह से वो मेडिसिन जो है अगर काम नहीं करेगी तो बैक्टीरियाज़ यूज़्ड टू हो जाएँगे उस मेडिसिन्स को लेके और अपने जीन्स के अंदर और अपनी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं, बैक्टीरियाज़ की बात कर रहा हूँ, वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेज़ ले आएँगे जिसकी वजह से वो उस मेडिसिन्स को रेज़िस्ट करेंगे। वो मेडिसिन उनकी बॉडी पे असर नहीं करेंगी। ज़ाहिर-सी बात है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप एक जगह ज़हर खाते रहें, दूसरी जगह उसका एंटीडोट लेते रहें। ऊपर से ज़हर भी खाते रहें, एंटीडोट भी। दूसरा फैक्टर ये है कि पुअर इन्फेक्शन एंड डिज़ीज़ कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजीज़ मतलब बीमारी को कंट्रोल करने की या किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं स्पेशली घरों में, वो बहुत ही नाक़िस हैं। मतलब वो खुद से कुछ ना कुछ रिकमेंड कर देते हैं घर वाले। अगर आपकी घर में किसी फ़र्द को कोई फ़र्द बीमार है, बीमारी की शिकायत है उसे, तो घर वाले क्या करते हैं कि खुद ही अपने से ही कुछ ना कुछ रिकमेंड कर देते हैं, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही। ना वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ना कुछ। वक़्ती तौर पे तो उस बीमारी से बंदे को आराम आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरियाज़ थे, उन्होंने वो जो जिस मेडिसिन के थ्रू या जिस घरेलू टोटके के थ्रू आपने वो उसको ट्रीट किया है बीमारी को, वो बैक्टीरिया या वो वायरस या वो पैरासाइट जो है वो उस चीज़ को पहचान लेता है और उसके मुताबिक अपनी जीन्स में और अपनी बॉडी में जो है चेंजेस ले आता है। और जब वो नेक्स्ट टाइम उस वजह से अगर बीमारी लगी है और अगर वो मेडिसिन आप दोबारा भी यूज़ करते हैं तो वो बैक्टीरिया की बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि इसमें ये होता है कि कुछ डिसीज़ेज़ जो हैं वो बैक्टीरियाज़ की वजह से होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ फंगल डिजीज़ेज़ होती हैं और कुछ जो है पैरासाइटिक डिजीज़ेज़ होती हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप फंगल डिजीज़ के लिए एंटी बायोटिक लेके आएँ तो वो तो उस पे आपकी बॉडी पे जाके इफ़ेक्ट करेगा ही नहीं। जब वो आपकी बॉडी पे जाके इफ़ेक्ट करेगा ही नहीं तो उस मेडिसिन के लेने का आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा इसका रीज़न ये है कि मेडिसिन्स या वैक्सीन जो हैं वो क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी नहीं होती, पुअर होती हैं, मतलब बहुत ही नाक़िस होती हैं। वो आपकी डिज़ीज़ पे जो है जाके उस तरह इफ़ेक्ट नहीं करती जिस तरह उसको करना चाहिए। उसकी क्वालिटी नाक़िस होती है, उसकी जो मतलब उसको जिस तरह जाके डिज़ीज़ पे अटैक वायरस पे अटैक करना चाहिए, बैक्टीरिया पे अटैक करना चाहिए या फंगस पे जाके अटैक करना चाहिए बॉडी में, जिस वजह से उस मेन जो जड़ है बीमारी की उसको ख़त्म नहीं कर पाती। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो उस जो डिज़ीज़ है उस पे जाके इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी। और दूसरी बात ये है कि वो अफ़ोर्डेबल भी नहीं होती, मतलब वो हर कोई उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अगर किसी एक गरीब बंदा है जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता मेडिसिन्स को, वैक्सीन्स को, तो वो क्वालिटी वाइज़ नाक़िस चीज़ लेगा। क्वालिटी वाइज़ अगर वो नाक़िस चीज़ लेगा तो वो जाके डिज़ीज़ पे या मेन जो डिज़ीज़ का रीज़न है, जो मेन उसकी वजह बनी है डिज़ीज़ की, उसको जाके इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बीमारी को जड़ से ख़त्म ही नहीं कर पाएगा। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है मेडिसिन की या वो काम ही उस तरह नहीं कर पा रही जिस तरह उसको करना चाहिए, तो वो जो है आप फिर डिज़ीज़ एक बीमारी की जो जड़ है वो ही ख़त्म नहीं होगी। जब बीमारी की जड़ ही नहीं ख़त्म होगी, तो बीमारी दोबारा से ऊपर उठेगी। तो बीमारी के दोबारा होने के चांसेज़ हैं। चौथी इसकी मेन और सबसे बड़ी वजह ये है कि लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। हमारे लोगों में इस बारे में नॉलेज नहीं है। उनके पास इस बारे में इल्म होगा, तो वो इन सब चीज़ों से बचेंगे। उनको पता होगा कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बाद में इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती हैं हमारी बॉडी पे। एक तो नॉलेज नहीं है, ऊपर से अवेयरनेस नहीं है, आगाही भी नहीं है। मतलब कोई किसी को आगाह भी नहीं करता। जिनको पता है इस बारे में, वो आगाह नहीं करते और जिनको पता नहीं है इस बारे में, वो अपने आप से इसके बारे में इल्म लेने की कोशिश नहीं करते। तो दोनों तरफ से मसला है। 5वीं इसकी बड़ी वजह ये है कि जो लोग लो रिसोर्सेज़ में रहते हैं, जिनके पास ज़राए कम हैं बीमारी को, मतलब जो लोग बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, जैसे गाँव देहात वगैरह, उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है इसके बारे में आगाही लेने के लिए भी रिसोर्सेज़ नहीं है। उनके पास प्रॉपर मेडिसिन लेने के लिए भी रिसोर्सेज़ नहीं है, उनके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भी रिसोर्सेज़ नहीं है। तो सबसे बड़ी और जो मेन दूसरी वजह है, ऐसे तो वजूहात बहुत सारी हैं, 5 मैंने आपको बताई, लेकिन जो बड़ी दूसरी वजह है वो ये है कि रिसोर्सेज़ नहीं है लोगों के पास इस बारे में। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरियाज़ पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? जब एक आम बंदे को या एक ले पर्सन को जिसको इस बारे में पता नहीं है, अगर उसको इस बारे में पता होगा कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया पे कैसे इफ़ेक्ट करता है जाके, तो उसको इस बारे में थोड़ी बहुत ना होगी, तो उसके बाद ही वो ये इस बारे में आगे एहतियात से काम लेगा। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो सबसे पहले जो है वो एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया के मेन पार्ट्स पे जाके टारगेट करती है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का पूरा सेल है।
तो अगर उसकी जो सेल वॉल है, उसकी जो सराउंडिंग है, अगर उसी को वो डिग्रेड कर देगी, ख़त्म कर देगी, तो उसका वजूद ही मिट जाएगा बैक्टीरिया का। उसका वजूद ही मिट जाएगा, तो आगे उसको डिवाइड होने से वो रोक देगी एंटीबायोटिक, और इस तरह जो है बैक्टीरिया डिजीज़ या जो बीमारी है वो स्टॉप हो जाएगी और आगे भी फैली। पहले तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के मेन पार्ट्स पे जाकर टारगेट करेगी, जैसे सेल वॉल मैंने आपको बता दिया। दूसरा या ये भी हो सकता है कि एंटीबायोटिक जो है वो डीएनए पे जाकर टारगेट करे। अब डीएनए जो है वो हर एक जानदार की बॉडी में एक सेल्स इंस्ट्रक्शन बुक है, मतलब डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि किस वक्त कौन सी प्रोटीन बनानी है, किस जानदार को किस वक्त कौन सी प्रोटीन की ज़रूरत है। किसी भी जानदार की सर्वाइवल का मेन रीज़न ये है कि जब उसे कोई प्रोटीन चाहिए होती है तो डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है कि ये वाली प्रोटीन बनाओ, तो उसका सर्वाइवल मुमकिन होता है। लेकिन एंटीबायोटिक लेने की वजह से बैक्टीरिया की जो डीएनए है उस पे इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसका डीएनए डिग्रेड होता है और आगे उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। या फिर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की प्रोटीन मेकिंग मशीनरी पे जाके इफ़ेक्ट करता है। या तो उस जगह इफ़ेक्ट करता है जहाँ से प्रोटीन बनने की इंस्ट्रक्शन बनती है, या फिर उस जगह जाके इफ़ेक्ट करता है जहाँ से प्रोटीन बनती है। तो दोनों केसेस में प्रोटीन बनेगी नहीं। अगर प्रोटीन बनेगी नहीं तो बैक्टीरिया का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो मेन जो जड़ है बीमारी की वो ख़त्म हो जाएगी और बैक्टीरिया की डिवीज़न स्टॉप हो जाएगी और बीमारी ख़त्म शुद एंटीबैक्टीरियल डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। हमारे आम लोग जिनको इस बारे में नहीं पता, उनके दिमागों में कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं जो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी और मेन जो मिसकंसेप्शन है वो ये है हमारे यहाँ कि एंटीबायोटिक्स वायरसेस से जो डिजीज़ेज़ बनी हैं उसको क्योर करते हैं, जबकि सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल डिजीज़ेज़ को भी ट्रीटमेंट करती हैं। वायरल डिजीज़ेज़ का ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक के थ्रू मुमकिन है, जबकि ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जो खांसी है, कफ, कोल्ड, फीवर या इस तरह की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर वायरल होती हैं। तो बेशक उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी पे उल्टा गलत असर पड़ेगा, उल्टा आपकी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होगी। दूसरी मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि जब मिसाल के तौर पे आपको एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ ही है, लेकिन उसमें ये होता है कि जब वो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने आपको 1 महीने का कोर्स या 15 डेज़ का कोर्स जो है वो प्रिस्क्राइब किया है, तो उसमें ये होता है कि जब 8-10 दिन गुज़रते हैं तो मरीज़ जो है वो बेहतर फ़ील करने लगता है, तो वो खुद से ही जो है कोर्स ख़त्म कर देता है। वो कहता है बस अब मैं तो ठीक हो गया हूँ, मुझे तो अभी कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है ही। तो इस वजह से वो जो है कोर्स पूरा ही नहीं कर पाता। जब वो कोर्स पूरा नहीं कर पाता, हालाँकि वो ठीक हो गया है, लेकिन जो जड़ है बीमारी की वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बैक्टीरिया पूरी तरह उसकी बॉडी से ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, ये है कि वो ठीक हो गया है वक़्ती तौर पे, लेकिन थोड़े वक़्त के बाद वो बीमारी तेज़ी से उभरती है, जिसकी वज़ह से वो बाद में लोग परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया? असल में वो यही होता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो इसलिए आपको पूरा कोर्स फिनिश करने की ज़रूरत है। जब भी आपको डॉक्टर 15 डेज़ का कोर्स प्रिस्क्राइब करे तो उसको 15 डेज़ में ही मुकम्मल करें। उससे पहले अगर आप उसको रोकेंगे तो आपकी बॉडी में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होगी, जिसकी वज़ह से आपके जो बैक्टीरियाज़ हैं, जिन्होंने आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट किया है, वो यूज़्ड टू हो जाएँगे उस मेडिसिन्स को लेकर यूज़्ड टू हो जाएँगे और वो अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेज़ ले आएँगे कि फ्यूचर में जब आपको वो बीमारी लगेगी और आप बेशक एंटीबायोटिक्स लेंगे भी, तो तब भी जाके वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे बैक्टीरियाज़। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सबसे बड़ी वजह जो है वो ये। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि कहते हैं कि हम जो है अगली बार के लिए दवाई को जो है सेव कर लेते हैं अपने पास, या वो दवाई की बचत करते हैं, इसलिए वो जल्दी ख़त्म कर देते हैं कोर्स को। और या फिर ये होता है कि वो कहते हैं कि मैं बेहतर फ़ील कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है मेडिसिन लेने की। तीसरी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है हमारे यहाँ के लोग समझते हैं कि मेरी बॉडी यूज़्ड टू हो गई है एंटीबायोटिक्स को लेके। बॉडी वर्सेस जर्म्स। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मिकदार में लेने से बॉडी यूज़ टू हो जाती है या फिर जर्म्स यूज़ टू हो जाते हैं, मतलब बॉडी आदी बन जाती है एंटीबायोटिक्स को लेकर या फिर जर्म्स आदी बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि मेरी बॉडी यूज़ टू हो गई है, मेरी बॉडी आदी हो गई है एंटीबायोटिक्स ले लेकर। ये रेजिस्टेंस जो है ये जर्म्स में आती है, ना कि आपकी बॉडी में आती है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। जो रेजिस्टेंस है वो जर्म्स में आती है, आपकी बॉडी में नहीं आती। एक कॉमन मिथ पाई जाती है हमारे लोगों में कि लोग कहते हैं कि मुझ पे इस दवाई का या इस मेडिसिन का या इस एंटीबायोटिक का असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरी बॉडी यूज़ टू हो गई है।
यूनियन आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं होगी, वो बैक्टीरियाज़ जिन्होंने आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट किया था, वो यूज़ टू हो गए। अगर वो यूज़ टू हो गए हैं तो फ्यूचर में बेशक आप एंटीबायोटिक्स लेते रहें, अगर फ्यूचर में आपको कभी एंटी बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती भी है, तो बेशक आप एंटीबायोटिक्स लेते रहें, आपकी बॉडी पे वो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और बैक्टीरियाज़ ख़त्म नहीं होंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो जो डिज़ीज़ है वो और फैलती रहेगी, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। जब आप दरमियान में कोर्स छोड़ देते हैं या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, तो होता क्या है कि आप एंटीबायोटिक्स लेते तो हैं, कुछ बैक्टीरियाज़ मरते तो हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, एक और कॉमन जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है वो ये है कि जो लोग समझते हैं एंटीबायोटिक्स हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं, यूँ नहीं है। एंटीबायोटिक्स का काम या एंटीमाइक्रोबियल का काम, एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन्स का काम जो है वो सिर्फ़ जर्म्स के ऊपर जाके अटैक करना है, बैक्टीरियाज़ के ऊपर जाके अटैक करना है, वायरसेस के ऊपर जाके अटैक करना है, पैरासाइट्स के ऊपर जाके अटैक करना है या फिर फंगस के ऊपर जाके अटैक करना है। जो डिज़ीज़ की मेन जो कॉज़ है उसको जाके ख़त्म करना है, ना कि आपकी इम्यून सिस्टम का उसके साथ कोई लेना-देना है। अच्छा, हम आखिर में ये बात करते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेज़िस्टेंस से बचा कैसे जा सकता है? एंटी माइक्रोबियल रेज़िस्टेंस से बचने का सिर्फ़ वाहिद ये एक ही इलाज है कि आप उसका सेफ़ यूज़ करें। एंटी माइक्रोबियल्स या एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स जो हैं वो आप तब लें जब आपको ज़रूरत हो। सिर्फ़ उसी वक़्त एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स लें जब आपको ज़रूरत हो। ऐसे ही नहीं कि ख़ामख़ा में कुछ लोग होते हैं ना, जैसे थोड़ा-सा भी सर दर्द किया तो एंटीबायोटिक ले लो जी। ओनली यूज़ व्हेन यू नीड, जब आपको ज़रूरत हो तब ही एंटीबायोटिक्स लें, इसके अलावा कभी ना लें। दूसरा तरीका ये है इसको कंट्रोल करने का कि इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करें। जो डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसी के मुताबिक जो है मेडिसिन यूज़ करें, उसी के मुताबिक जो है आप कोर्स को कवर करें। ऐसे नहीं कि आप खुद से बीच में कुछ डॉक्टर बने रहें, खुद से डॉक्टर बनते रहें और आप खुद से जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते रहें खुद को, और देसी टोटके इस्तेमाल करें, देसी टोटके इस्तेमाल, लेकिन जब जहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की बात आती है वहाँ पे आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे आप वो करें जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, तब ही आप जो है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बच सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि शॉर्टकट्स ना, डॉक्टर ने कहा है कि सुबह 3 गोलियाँ लेनी है, शाम को 3 गोलियाँ लेनी है और 15 दिन का कोर्स है। अब आप सोचते हैं जी कि अगर मैं सुबह 3 गोलियाँ लूँ, शाम को 3 लूँ, टोटल 6 बन गया। यही बात है। तो आप क्या करते हैं कि जी खुद से डॉक्टर बन जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं 2 सुबह लूँगा, 2 दोपहर को, 2 शाम को, इस तरह 8 गोलियाँ बन गई। तो 15 दिन का कोर्सेज़ जो है वो कम हो जाएगा मेरे लिए और मैं जो है 10-12 दिन में जो है कोर्स कवर कर लूँगा। तो इस शॉर्टकट से बचना चाहिए आपको। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी के मुताबिक जो है मेडिसिन यूज़ करें, एंटीबायोटिक्स यूज़ करें या एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट्स लेंगे तो वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बायस बनेगा। 5वीं जो मेन और सबसे बड़ा जो मेन 5वां तरीका है वो ये है कि सिर्फ़ डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करें। डॉक्टर ने जो आपको टाइम बताया है मेडिसिन लेने का उसको फ़ॉलो करें। डॉक्टर ने आपको जितनी डोज़ बताई है, यहाँ पे डोज़ भी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। होता ये है कि जब आप डॉक्टर की डोज़ के मुताबिक जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है आपको उस डोज़ के मुताबिक अगर आप मेडिसिन नहीं लेते तो होता ये है कि वो, मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर ने 1 गोली का काया लेनी है आपने 2 लेनी। अब होता क्या है कि 2 लेते-लेते आपकी जो अ, बैक्टीरियाज़ या जो भी हैं वो इतने यूज़्ड हो जाते हैं कि फिर वो आगे जाके फ्यूचर में जब आपको उस टाइप की दोबारा बीमारी लगती है तो वो 2 मेडिसिन से फिर आपका काम नहीं चलता, फिर आपको 3 लेनी पड़ती है, डोज़ बढ़ानी पड़ती है। तो इस वजह से जो डोज़ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है और जितने वक़्त के लिए की है, उतने वक़्त के लिए और उतनी डोज़ ही लें और किसी दूसरे बंदे की इंस्ट्रक्शन ना लें, सिर्फ़ डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन लें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और आप इस तरह के कंटेंट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जो आगाही है ये आम बंदे तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।